हेलो गाइस, वेलकम टू 27 जुलाई का एजुगिरी का द हिंदू एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। आई होप यू आर फॉलोइंग अस ऑन टेलीग्राम, दैट इज एजुगिरी हेयर, एंड इंस्टाग्राम आई एम एजुगिरी के नाम से है वहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ना कल भी हमने बात करी थी किसके बारे में, फेडरलिज्म के बारे में, ठीक है। और ना तुम्हारी उम्र में ये वर्ड फेडरलिज्म, यूनिटरी, ये बहुत ही अजीब लगते हैं, बट अब नहीं लगने चाहिए क्योंकि अब तुम बड़े हो गए हो। तो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम, इसको पढ़ते हैं। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर्स हैव बीन डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स सच एज स्टेट्स एंड और प्रोविंसेस। फेडरलिज्म कब कहते हैं हम? पावर की डिवीजन को कहते हैं। जैसे इंडिया के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट है, प्रधानमंत्री, उनकी कैबिनेट, उनके पास पावर्स हैं, वो अपना कर रहे हैं जिंदगी में काम, ठीक है ना, और स्टेट वाले अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये डिवीजन ऑफ पावर, तो फेडरलिज्म अपने दिमाग में क्या लिखोगे, जैसे ही वर्ड फेडरलिज्म पढ़ोगे तो डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो हम क्या फेडरल कंट्री हैं? फेडरल है हम, यस। हमारे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल लेवल पे पंचायत है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, डिवीजन ऑफ पावर खूब है, तो हम फेडरल कंट्री है। और अगर नहीं होती, जहाँ पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है वही सब कुछ चला रही है, स्टेट गवर्नमेंट है ही नहीं है, तो वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल नहीं है। अब फेडरलिज्म के अंदर डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स है, ठीक है। क्या है? डिवीजन ऑफ पावर है, मतलब डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स है। कुछ सब्जेक्ट्स पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है, कुछ सब्जेक्ट्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है। अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राई करे कि हम स्टेट वाले पे लॉज बना ले, तो वहाँ पर पावर प्रोटेक्ट करने कौन आता है? सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है, सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन इफ गवर्नर्स आर सबवर्टिंग। सबवर्टिंग का मतलब क्या होता है? अंडरमाइन द पावर एंड अथॉरिटीज ऑफ एस्टैब्लिश सिस्टम और इंस्टीट्यूशन। तो ये वो कैप टर्म होगी। सबवर्ट का मतलब क्या होता है? अंडरमाइन पावर एंड अथॉरिटी, पावर एंड अथॉरिटी ऑफ एस्टैब्लिश्ड सिस्टम और इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना। सबवर्ट होता है वो कि अगर जो पावर है, जिसके पास कोई पावर है, उस को अंडरमाइन करना, उसको छीन लेना, उसको नहीं कंसिडर करना, साइड पे कर देना उसको, तो वो है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? सेंट्रल गवर्नर्स ये करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? पढ़ते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे अग्रीड टू एग्जामिन इफ गवर्नर्स बाय इंडेफिनेटली सिटिंग ऑन क्रूशियल बिल्स ओनली टू इवेंचुअली रेफर देम टू द प्रेसिडेंट हु सोली एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द सेंटर। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? देखो, एक बिल क्या होता है? एक बिल क्या होता है? व्हाट इज अ बिल? प्रपोज्ड लॉ। कि लॉ जो है ना वो कुछ कुछ ऐसा सा होना चाहिए। प्रपोज्ड लॉ होता है, बिल क्या होता है? प्रपोज्ड लॉ होता है, ठीक है। अब बिल जो होता है उसके ऊपर डिस्कशन होती है, सब कुछ होता है, फिर वो पास होता है, और वो स्टेट लेवल पे किसके पास जाता है? किसका एसेंट जरूरी है? एसेंट ऑफ गवर्नर। गवर्नर जब तक हाँ नहीं बोलता, जब तक गवर्नर हाँ नहीं बोलता, तब तक चीजें आगे नहीं बढ़ती। एसेंट ऑफ गवर्नर का मतलब क्या है? अप्रूवल ऑफ गवर्नर। अप्रूवल ऑफ गवर्नर इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर बिल जो है, जो प्रपोज्ड लॉ है, ठीक है ना, प्रपोज्ड लॉ जो है उसके अंदर डिस्कशंस होती हैं, पास होता है वो स्टेट लेजिस्लेचर में, और गवर्नर का एसेंट। अब गवर्नर जो है उसके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। वो बिल को वापस भेज सकता है, सेंड बैक कर सकता है, ठीक है ना, उसको अप्रूव कर सकता है, ठीक है ना, उसको एज इट इज पढ़े रहने दे सकता है, ठीक है ना, पढ़ा है पढ़ा रहने दे सकता है, या फिर उसको रेफर कर सकता है, रेफर टू प्रेसिडेंट। किसको रेफर कर सकता है? वो प्रेसिडेंट को रेफर कर सकता है। अब यहाँ पर क्या वो हर बिल प्रेसिडेंट को रेफर कर सकता है? देखो, वो वाले करता है जहाँ पर सेंटर स्टेट के रिलेशन वाली बातें हैं, जहाँ पर सेंटर स्टेट के रिलेशन, मतलब कुछ ही बिल होते हैं जो वो जो प्रेसिडेंट को भेजने होते हैं। हर बिल नहीं भेज सकते अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट के लिए। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि देखो, यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है, ठीक है ना, यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो कौन कौन चलाता है प्रेसिडेंट को? प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये तो सरेआम ही है कि प्रेसिडेंट वो करेगा जो प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स बोलेंगे, तो प्रेसिडेंट की खुद की नहीं चलती है। तो मतलब यहाँ पे जो स्टेट का बिल है वो कौन कौन देख रहा है कि अप्रूव हो या ना हो? ये देख रहे हैं,
ये देख रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है भाई ये तो फेडरलिज्म की वाट लग गई, ठीक है ना, ये तो गलत है, फेडरलिज्म इज डिवीजन ऑफ पावर, उसको रिस्पेक्ट करना है। तो अब अगर आप इसको दोबारा पढ़ते हैं, द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे अग्री टू एग्जामिन इफ गवर्नर्स बाय इनडेफिनेटली सिटिंग ऑन क्रूशियल बिल्स, गवर्नर जो पास नहीं कर रहे हैं बिल को, एंड फिर थोड़ी देर बाद उसके ऊपर बैठ कर बिल के बहुत देर तक प्रेसिडेंट को रेफर कर रहे हैं, हु सोली एक्ट्स ऑन एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो किसके एडवाइस पे एक्ट करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवाइस पे, आर ओपनिंग द डोर्स फॉर यूनियन इंटरफेरेंस इन द लेजिस्लेटिव डोमेन ऑफ स्टेट्स देयरबाय सबवर्टिंग फेडरलिज्म। वो क्या कर रहे हैं, लेजिस्लेटिव डोमेन का मतलब क्या होता है, लेजिस्लेटिव डोमेन, लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है, लॉ मेकिंग अथॉरिटी। वो कह रहे हैं कि इसका मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, वो किस में इंटरफेयर करिए, स्टेट की डोमेन, कौन सी डोमेन में, लॉ मेकिंग डोमेन में, मतलब लेजिस्लेटिव डोमेन में, विच इज नॉट राइट। आप फेडरलिज्म में कहा हुआ है डिवीजन ऑफ पावर है, जिस सब्जेक्ट पे स्टेट को लॉ बनाना है उस पर स्टेट ही बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बना सकती, ठीक है। द डिसीजन ऑफ द कोर्ट टू इंटरवीन केम इन अ पिटिशन फाइल्ड बाय स्टेट ऑफ केरला विच ब्रॉट इनटू फोकस द रोल ऑफ गवर्नर हु केप्ट बिल्स पेंडिंग फॉर 2 years before reserving 7 of them for the consideration of president who has no discretion and entirely depends on the aid and advice of the center। अब ये केस कौन लेकर आया, केरला वाले लेकर आए कि देखो ये गवर्नर पहले 2 साल तक इस बिल पे बैठा रहा और उसने फिर उसमें से कुछ बिल प्रेसिडेंट को रेफर कर दिया, और प्रेसिडेंट को क्या, इसके अंदर अब सेंट्रल गवर्नमेंट रोल प्ले करेगी, पीएम और कैबिनेट मिनिस्टर्स डिसाइड करेंगे। द प्रेसिडेंट हैड सब्सिक्वेंटली विदहेल्ड कंसेंट और टू 4 दो नन ऑफ द 7 bills हैड डेल्ट विद सेंटर स्टेट रिलेशंस, कुछ भी सेंटर स्टेट में मतलब वो रेफर नहीं होने चाहिए थे बट हुए, ठीक है ना। तो ये सारी हमें समझ में आनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन कर रहा है इस चीज़ को, इस पर कुछ भी पास नहीं हुआ है। आपको पता होना चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर में बिल कैसे पास होता है और फेडरलिज्म का क्या मतलब है। इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा अभी, बट ये अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, फाइनली जजमेंट आ जाएगी, ठीक है ना। फिस्कल फेडरलिज्म क्या होता है, फिस्कल फेडरलिज्म इज अ टर्म दैट डिस्क्राइब्स हाउ फाइनेंशियल पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर। अब यहाँ पर हम एक जेन्युइनली एक टर्म के बारे में बात कर रहे थे ऊपर फेडरलिज्म में, कि पावर्स डिवाइडेड हैं, 2 लेवल्स पे पावर है, डिवीजन ऑफ पावर है। अब यहाँ पे फाइनेंशियल टर्म आगे लग गया, तो फाइनेंशियली भी चीज़ें अलग अलग हैं सेंट्रल और स्टेट में। जैसे कुछ टैक्सेस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इकट्ठे करती है, कुछ टैक्सेस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट इकट्ठे करती है। तो ये क्या कह रहे हैं, इज अ टर्म दैट डिस्क्राइब्स हाउ द फाइनेंशियल पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। सेंट्रल और स्टेट में कैसे डिवाइडेड है ये बात करता है फिस्कल फेडरलिज्म, ठीक है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए फिस्कल फेडरलिज्म, आगे जाके हम इसके बारे में बात करेंगे। मैंने गलत जगह प्लेस कर दिया आई थिंक, फिस्कल फेडरलिज्म कहीं पे भी नहीं बात हुई, ऐसा तो नहीं हो सकता, फिर होगी आगे जाके बात, तुम टर्म याद रखना। पहले हम सेकंड का कर लेते हैं। यहाँ पे एससी एक्सटेंड स्टे ऑन ऑर्डर टू शॉप्स ऑन कावड़ यात्रा। तो कावड़ यात्रा वाला इशू हमें पता ही है कि वहाँ पर कहा गया कि शॉप्स के बाहर जिसकी भी शॉप ओनर है उनका नाम लिखा जाएगा, तो अब इस पर रोक लगा दी गई कि नहीं होगा ये, ठीक है ना, गवर्नमेंट ने बोला है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे रीजन दैट लॉज शुड अप्लाई इक्वली टू ऑल एंड एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री विद वाइल काउंटरिंग उत्तर प्रदेश आर्ग्यूमेंट दैट इट्स डायरेक्टिव टू शॉप owners and staff along with Kanwar Yatra route to display their name was in line with central law। तो वो कह रहे हैं कि सेंट्रल लॉ में भी ऐसा बोला हुआ है ये होना चाहिए, तो अभी इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, तो मतलब ये अभी लागू नहीं हुआ। यूपी वालों ने कहा था और उत्तराखंड वालों ने कि शॉप्स के बाहर जो कावड़ यात्रा पे जाते हैं लोग, वहाँ पर जो शॉप्स हैं उस रूट के ऊपर उसके बाहर नाम लिखा होना चाहिए, ठीक है। स्क्रैप नीति आयोग एज इट हैज़ नॉट सर्व्ड एनी पर्पस। ममता बनर्जी बोल रही हैं कि जो नीति आयोग है जिसने प्लानिंग टुक ओवर, नीति आयोग ने किसको टेक ओवर किया, टुक ओवर प्लानिंग कमीशन। ये जो क्वेश्चन है ये PYQ है, बहुत बार आता है कि किसने प्लानिंग कमीशन को टेक ओवर किया, ये प्लान करते हैं क्या होना चाहिए क्या नहीं। तो ममता बनर्जी कह रहे हैं कि यूजलेस है, नहीं होना चाहिए। मिस बनर्जी सेड द प्लानिंग कमीशन प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म फॉर स्टेट गवर्नमेंट बट नीति आयोग देयर वाज नो होप और स्कोप। आई विल टेल देम दैट नीति आयोग नीड्स टू बी स्क्रैप्ड, प्लीज ब्रिंग द प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन को किसने टेक ओवर किया, नीति आयोग टुक ओवर, लिखेंगे नीति आयोग टुक ओवर प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन, ठीक है जी। उसके बाद रॉयल बरियल माउंट्स ऑफ अहोम डायनेस्टी फ्रॉम असम मेक इट टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में पक्का देखने को मिलेगा, ठीक है ना। रॉयल बरियल माउंट्स ऑफ अहोम डायनेस्टी
of Ahom dynasty from Assam make it to UNESCO World Heritage लिस्ट। ठीक है ना, वो कौन सी लिस्ट में आ गया, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आ गया। तो यहाँ पर इनको क्या बोला जाता है, द चारिडियो मोइडम्स। एक मिनट रुको, क्या बोला जाता है, चराई डियो मोइडम्स। क्या है ये, 700 ईयर ओल्ड माउंड बरियल सिस्टम, की बरियल कैसे दफनाया जाता था जो मर जाते थे, ऑफ अहोम डायनेस्टी। ठीक है ना, कौन सी डायनेस्टी का है, अहोम डायनेस्टी ऑफ असम। तो अहोम डायनेस्टी कहाँ की है, असम की है। किस में ऐड हो गए, यूनेस्को, मेकिंग देम 43rd प्रॉपर्टी। ये 43rd बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 के बाद 4 आता है, यहाँ पर 4 पहले कर दिया, 43, मेकिंग इट द 43rd प्रॉपर्टी फ्रॉम इंडिया टू बी इंक्लूडेड। ये क्वेश्चन ज़्यादा आता है कि कौन सी नंबरथ ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो इंक्लूड हुई है। ठीक है, द हिस्टोरिक रिकॉग्निशन ब्रिंग्स ग्लोबल अटेंशन टू द यूनिक 700 ईयर ओल्ड माउंट बरियल सिस्टम ऑफ अहोम किंग्स एट द चराइदियो। ये कहाँ पे, एट चराइदियो, ये जगह का नाम है जहाँ पर ये है। ठीक है, द रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ असम एंड भारत, यूनियन मिनिस्टर फॉर टूरिज्म सेड दैट। ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत। अब यूनियन मिनिस्टर फॉर टूरिज्म कौन है, ये 3rd पॉइंट लिखते हैं, यूनियन मिनिस्टर फॉर टूरिज्म कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है जी, सिमिलर टू द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट। ये किसके सिमिलर है, सिमिलर टू पिरामिड्स ऑफ, मैं तो वैसे ही बाहर नहीं गई हूँ कभी, अब ये इजिप्ट वाले पिरामिड्स भी हमारे यहाँ पर हैं तो यहीं पे देख लेंगे, क्या जाना बाहर। हाँ चलो, द मोइडम्स आर अर्दन बरियल माउंट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ अहोम रॉयल्टी। क्या है ये, मोइडम्स जो बरियल है वो किसके हैं, रॉयल फैमिली के। आर अर्दन बरियल माउंट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ Ahom royalty whose 600 year rule was ended by British takeover of the region। ठीक है, उसके बाद द अहोम्स अडॉप्टेड द हिंदू मेथड ऑफ क्रीमेशन आफ्टर द 18th century and began entombing the cremated horns and ashes at the Moidom at Charadio. The highly venerated Moidoms make the Charadio district a tourist destination। तो उसके बाद उन्होंने कैसे दफनाना स्टार्ट कर दिया, अहोम्स अडॉप्टेड Hindu method of burial of cremation after 18th century। ठीक है जी, अब उसमें द मोइडम्स आर द फर्स्ट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट in the cultural category, again important, कौन सी कैटेगरी में है, कल्चरल कैटेगरी में। असम हैज 2 other such sites in the natural category, काजीगंगा national park and Manas national park, both upgraded to tiger reserves। Now this is also important, this is huge, the moidoms make it to the UNESCO World Heritage list under the category culture property, a great win for Assam। Thank you honorable prime minister। UNESCO ये किसने बोला, चीफ मिनिस्टर हिमंता बसवा शर्मा। He said Charido embodies the deep spiritual belief, civilization heritage, archaeological prowess of Assam's Tohom community। अब यहाँ पर ये किसका, कौन सी कम्युनिटी भी बोलते हैं इसको, ताई होम। The Moidoms were nominated, कब नॉमिनेट हुए, 2023 ऑफिशियल एंट्री थे हमारे। ऑफ द 386 Moidoms explored so far, 90 royal burials at Charaideo are the best preserved, representative and most complete examples of this tradition।
पर मम्मीज रखी हुई है इन्होंने भी, मेरे को तो डर लगता है, मैं नहीं जा रही। हाँ भाई मेरे को, मैं तो बहुत डरपोक हूँ। मेरे को तो रात को दिखने लग जाते हैं ऐसे अजीब अजीब से। मेरी तो अगर रूम में कुर्सी पड़ी हो, मुझे ऐसा लगता है ये कुर्सी मतलब इस पे कोई बैठा तो नहीं। हम डरपोक हैं, यस। चलो, होम्स अडॉप्टेड हिंदू मेथड हमने यहाँ तक लिख लिया था। उसके बाद ये लिखना है मोइडॉम्स, मोइडाम्स, मोई डैम्स। पता है इसको कैसे याद रखो, डैम है ना, मोई डैम मेरा डैम। मोई डैम्स आर फर्स्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न states to be recognized as World Heritage Site in कौन सी कैटेगरी, कल्चरल कैटेगरी, इन कल्चरल कैटेगरी, कल्चरल कैटेगरी, क्योंकि नेचुरल कैटेगरी में ऑलरेडी 2 इंक्लूडेड है इनके। असम हैज़ 2 other sites in नेचुरल कैटेगरी, नेचर वाली कैटेगरी में। कौन से हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क। ठीक है ना, बोथ अपग्रेडेड टू टाइगर रिजर्व्स। ठीक है जी, दिस इज ह्यूज। ठीक है जी, उसके बाद हाँ यहाँ से हमने क्या नोट करना है, ये ताई अहोम भी बोलते हैं इनको, ताई अहोम कम्युनिटी। ताई एक घर है, हाँ, जिसकी ताई बहुत अच्छी होती है उनका घर घर होता है। पर अगर ताई वाली हो ना, एकता कपूर के सीरियल वाली, तो भैया नरक भी बना जाते हैं फिर, ताया ताई कोई भी। मोइडॉम्स आर मोइडॉम नॉमिनेटेड इन 2023। अब इसमें से क्वेश्चन आएगा इसलिए सब कुछ नोट करवा रही हूँ। तो वो कह रहे हैं कि 90 बहुत अच्छी हालत में है मम्मीज जो रिजर्व्ड वाली हैं, ठीक है, और जो बाकी सारी हैं वो थोड़ी सी, बेचारे क्या करें, इतने साल पुराने हैं। चलो आगे चलें ज़िंदगी में, ये मम्मीज वाला तो हो गया। अब आगे चलेंगे। टू रियलाइज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजिंग द वाइड रेंज ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया इन अ साउंड मैनर, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कंसीव द आइडिया ऑफ UDISE प्लस प्लेटफॉर्म इन 2018। ठीक है, द UDISE प्लस प्लेज अ क्रूशियल रोल। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि एजुकेशन को आगे लेकर जाने के लिए द इंडियन एजुकेशन स्कूल सिस्टम वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ सो मेनी स्कूल्स, ये सब। अब वो बता रहे हैं कि UDISE प्लस क्या है, इसकी फुल फॉर्म ढूंढ लेना तुम, थोड़ा काम तुम भी कर लो। ऑब्जेक्टिव ऑफ ये क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कंसीव्ड, मतलब ये आइडिया आया, कंसीव्ड द आइडिया इन 2018। ठीक है ना, अब ये क्या करता है, प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन कलेक्टिंग and exchanging real-time information on school infra, teachers, enrollment, academic performance। अब यहाँ पर ये जो है, इस पे ये सब कुछ डल जाता है, किस पे, UDISE पर। अब इससे क्या होता है, आउटकम बेस्ड पॉलिसीज, मतलब कि इनको लगता है अच्छा यहाँ पर दिक्कत है, इसके ऊपर पॉलिसी बनाते हैं, तो वो बन जाती है। इज ऑल्सो यूज टू मैप एजुकेशनल ट्रेंड्स। ठीक है ना, अब इससे क्या होने लग गया, आउटकम बेस्ड पॉलिसीज मैप एजुकेशनल ट्रेंड्स। अब जो क्वेश्चन है ना, वो 3 और 4 में से बनना बहुत मुश्किल है। MCQ क्वेश्चन आपका बनेगा फर्स्ट और सेकंड में ही कि ये कब कंसीव हुआ और इसमें क्या होता है, सारी इन्फॉर्मेशन स्कूल से रिलेटेड डल जाती है। इन टर्म्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, द मिनिस्ट्री ऑल्सो इंट्रोड्यूस ऑटोमेटेड परमानेंट अकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्रेशन आइडेंटिफिकेशन अपार। दिस सर्व्स एज द यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ अ गिवन स्टूडेंट। अब यहाँ पे हमें अपार की बात कर रहे हैं। तो अपार क्या है,
national in terms of, ये लिखना पड़ेगा पूरा, in terms of national education policy 2020, ठीक है, मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस्ड क्या इंट्रोड्यूस किया अकेडमिक ऑटोमेटेड परमानेंट academic account registry identification। और ये क्या है, ये स्टूडेंट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। दिस इज द यूनिक आइडेंटिफायर, सर्व्स एज यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ गिवन स्टूडेंट। अब यहाँ पर हमको क्या याद रखना पड़ेगा, अपार की फुल फॉर्म, अपार क्या है, यूनिक आइडेंटिफाई, जैसे रोल नंबर होता है ना तुम्हारा, बट वो यूनिक आइडेंटिटी नहीं है, साथ में भी एक क्लास में 20th रोल नंबर वाला, 13-14 रोल नंबर वाला बैठा होगा, बट ये पूरे स्कूल में यूनिक, पूरे मतलब इंडिया में लगा लो, यूनिक आइडेंटिफिकेशन देता है अपार, ठीक है, दैट इज अपार, ठीक है। अब इसके अंदर आगे चलेंगे तो तुम्हें अपार याद रखना है कि अपार क्या होता है। उसके बाद however this is yet to be updated to reflect the regulatory overhauls post the enactment of, in the absence of clear regulation of minimum standards important the edtech players, their compliance with act comes under question। तो यहाँ पर private protection and यहाँ पे entities such as DigiLocker and edtech companies frequently collaborate with state government, they consequently from integral constituencies इन द मैनर एक्सप्लेन ऑफ एक्सपोजेस। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो डाटा है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज भी होता है, दूसरी कंपनीज को देखने को मिल जाता है, तो ये जो चीज़ है अब इसमें क्या प्राइवेसी वायलेट हो रही है, ये वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसमें से क्वेश्चन नहीं बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी कहाँ पर बात करी थी, ये क्वेश्चन आज भी रेलेवेंट है, ठीक है ना, कहाँ पर सुप्रीम, अब ये जो है ये अलग से डब्बा बना करके इसमें हम लिख लेंगे, बढ़िया सा डब्बा बनाएंगे, ये तो बहुत ही गंदा डब्बा बना है, अच्छा डब्बा बनाएंगे, ठीक है ना। आप भी अपनी नोटबुक्स में ऐसे बढ़िया सा डब्बा बनाओ, ठीक है ना, किस पेन से लिखें, ब्लैक से लिखते हैं, ठीक है ना। राइट टू Supreme Court recognized the right to privacy as fundamental right in Justice K.S. Puttaswamy वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के केस में, कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। कौन सी जजमेंट में, पुट्टा स्वामी की जजमेंट में, यह आज भी इम्पॉर्टेंट है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द 3 conditions stipulated under the test, अब इन्होंने एक टेस्ट लेकर आए थे, ठीक है ना, एंड लेड डाउन द 3-part टेस्ट अगेंस्ट विच स्टेट एक्शन मस्ट बी adjudged। द 3 conditions, देयर एग्जिस्ट अ लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट इन रिस्ट्रिक्टिंग द राइट, सच रिस्ट्रिक्शन नेसेसरी, ये सब 3 इंटरेस्ट हैं। अब जो NL SAT वाले पेपर राइटिंग वाले बच्चे हैं वो ज़रा इसको ज़रूर पढ़ लें कि 3 conditions क्या हैं, ठीक है ना, बाकी किसी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी, बाकी सबको बस यहाँ से ही क्वेश्चन बन जाएगा। अब आगे चलेंगे, ऑन द ईव ऑफ प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू's विजिट टू वाशिंगटन। अब बेंजामिन पितामह नहीं, बेंजामिन नेतान्याहू, अब ये भी दोबारा डब्बा बनाएंगे। इजराइल के PM कौन है, इजराइल के PM कौन है, इजराइल PM कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है ना, बेंजामिन नेतन्याहू। तो बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो हैं, तो इसके अंदर हाँ, तो ये अभी USA गए हैं, ठीक है ना, USA के अंदर जब गए हैं तो पीछे से खान यूनिस के पास में जो जगह है उसको खाली करने को बोल दिया है। वो ह्यूमैनिटेरियन जोन थी जहाँ पे पैलेस्टीनियंस को पहले भेजा गया था। देखो यार, वॉर हो रही है गाज़ा में, ठीक है ना, तो गाज़ा में ये एंटर करे तो डिफरेंट जोन्स में एंटर करे, जैसे रफ़ा में एंटर करे, ठीक है ना, खान यूनिस में एंटर करे,
तो ये लोग डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में एंटर कर रहे हैं और लोगों को बोल रहे हैं तुम इधर चले जाओ उधर चले जाओ, जहाँ पर पहले भेजते हैं फिर वहाँ पे भी अटैक कर देते हैं कि अब हमें इधर अटैक करना है, तो ये सब कर रहे हैं। तो जो वर्ल्ड ओवर है इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ठीक है ना। अब ये जो ये अटैक हुआ था, ये लड़ाई स्टार्ट कहाँ से हुई थी, ये 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर अटैक किया था, होस्टेजेस ले गए थे, बंधक ले गए थे, वहाँ से इसराइल ने अटैक किया। हमास गाज़ा पे क्यों अटैक किया, क्योंकि हमास जो है वो गाज़ा पे रूल करता है, इसलिए वहाँ पर किया, ठीक है। ये सबको पता होना चाहिए, अक्टूबर 7 2023 को हुआ था ये, ठीक है। आगे चलेंगे। हाँ देखा आ गया ना, फिस्कल फेडरलिज्म। फिस्कल फेडरलिज्म टर्म क्या है? फिस्कल फेडरलिज्म इज कि डिवीजन ऑफ फाइनेंसेस, डिवीजन ऑफ पावर व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस, व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, ठीक है ना। इट इज ऑफन फाउंड दैट फिस्कल फेडरलिज्म फाइंड्स अ प्रोमिनेंट प्लेस इन जुडिशियल डिस्कोर्स। The Supreme Court judgment holding by an overwhelming majority, 8-1 की majority, 8 जजेस एक चीज कह रहे हैं, एक जज ये जो अलग कह रहा है, दैट द स्टेट्स कैन टैक्स मिनरल राइट्स एंड मिनरल बेयरिंग लैंड्स इज अ ट्रूली लैंडमार्क जजमेंट। ये हमने कल नोट कर ली है। फॉर डिकेड्स इट वाज बिलीव दैट स्टेट्स वर डेन्यूड ऑफ देयर पावर टू इम्पोज। अब यहाँ पर उन्होंने बोला कि ये रॉयल्टी होती है जो टैक्स इम्पोज किया जाता है, ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि इस पर टैक्स इम्पोज कर सकते हैं। राइट टू टैक्स मिनरल राइट्स इज कॉन्फर्ड इन एंट्री 50 इन स्टेट लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल। अब जितने भी पीसीएस एग्जाम, स्टेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक इन इटसेल्फ और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब बाकी सबके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो ये हम ऐड कर लेंगे कल के नोट्स के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट टू टैक्स लिखेंगे, राइट टू टैक्स मिनरल राइट्स, मिनरल राइट्स की मिनरल राइट्स जो दे रहे हैं हम उनके ऊपर टैक्स लगाना है, इज कॉन्फर्ड ऑन स्टेट्स थ्रू एंट्री 50 इन स्टेट लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल, ठीक है ना। एंट्री 50 में दिया हुआ है कि टैक्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हाउएवर द चोज टू आल्सो द रूल दैट टैक्स मिनरल बियरिंग आइलैंड्स इन अंडर एंट्री 48। उसके बाद फिस्कल फेडरलिज्म और ये जजमेंट पे 2 व्यूज दिए हुए हैं, ठीक है ना, 2 व्यूज दिए हुए हैं। आओ इनको फटाफट से पढ़ लेते हैं। प्रोपोनेंट्स ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म एंड ऑटोनॉमी विद पर्टिकुलरली वेलकम द फैक्ट दैट जजमेंट ओपन्स अप अ सिग्निफिकेंट न्यू टैक्सेशन एवेन्यूज फॉर द स्टेट्स। जो स्टेट्स हैं वो नए टैक्स लगा सकती हैं और उनके पास ज़्यादा पैसा आएगा तो वो वेलफेयर भी डिलीवर कर पाएंगी, लोगों को सर्विसेज और स्कीम्स भी डिलीवर कर पाएंगी। वहीं पे जस्टिस बीवी नगररत्ना जो है, इन हर डाइसेंट, मतलब शी इज़ द वन हु डिड नॉट अग्री विद द ओपिनियन ऑफ द जजेस, उन्होंने कहा दैट इफ द कोर्ट डज नॉट रिकॉग्नाइज द सेंट्रल लॉ एज अ लिमिटेशन ऑफ स्टेट्स टैक्सिंग पावर इट वुड हैव अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसीज। वो कह रही हैं कि स्टेट्स जो है आपस में कॉम्पिटिशन में हो जाएगी, कौन सबसे ज़्यादा महंगा बेचेगा, फिर मिनरल जो है वो महंगा हो जाएगा और इससे जो कॉस्ट है, प्राइस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हमें 2 आर्ग्यूमेंट्स मिल रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। तो एनएल सैट वाले बच्चे जो हैं इस आर्ग्यूमेंट को थोड़ा अच्छे से पढ़ लें कि ऐसे 2 आर्ग्यूमेंट्स बन रहे हैं। आपका होराइजन जो है वो वाइड होना चाहिए, बाकी सबको भी समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं भी आया तो टेंशन नहीं लेने का। बिम्स्टेक, ठीक है ना, बिम्स्टेक। अब इंडिया ने बिम्स्टेक का 2nd बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर्स रिट्रीट होस्ट करी, कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। तो यहाँ पर हम करेंगे बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर रिट्रीट, ठीक है। 2nd, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा एडिशन है। कई बार बच्चा होता है रट के जाते हैं कहाँ पर हुई, वो पूछते हैं बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर रिट्रीट हैपन इन दिल्ली, विच वन इट वाज, एंड बच्चा कहते हैं मुझे तो दिल्ली वाला पता था, ये कौन सी, ये तो पता ही नहीं था। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल, तो यहाँ पर ये फुल फॉर्म है टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है ना, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है ना, बिम्स्टेक। और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रही है क्योंकि अभी अभी इसका चार्टर जो है साइन हुआ है, अब इसके न्यू मेंबर्स बन सकते हैं। और जो ये रिट्रीट हुई है ये कहाँ पर हुई है? ये न्यू दिल्ली में हुई है, ये रिट्रीट जो है ये न्यू दिल्ली में हुई है। बहुत बढ़िया,
ठीक है ना। अब इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म टू डिस्कस वेज अर्लियर दिस मंथ विद द फोकस ऑन प्रोवाइडिंग इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म टू डिस्कस वेज ऑफ कोऑपरेशन, सिक्योरिटी, ट्रेड। बे ऑफ बंगाल में जो कंट्रीज हैं वो इसका पार्ट है। दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू साइन बिम्स्टेक अग्रीमेंट ऑन मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट कॉपरेशन टू इम्प्रूव रीजनल कनेक्टिविटी। तो यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आर expected to sign the BIMSTEC agreement on maritime transport cooperation to improve regional connectivity. अ फाउंडेशनल एम ऑफ दिस ग्रुपिंग, ठीक है ना, मतलब इसका एम ही ये है, ठीक है। मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट एम ऑफ फाउंडेशनल एम ऑफ दिस ग्रुपिंग, मतलब ये ग्रुपिंग का एम ही फाउंड होने का था कि मैरीटाइम रिलेटेड कोऑपरेशन करे, सी रिलेटेड जो होता है। बिम्स्टेक इज द रीजनल ऑर्गेनाइजेशन डिवोटेड टू बे ऑफ बंगाल विद अ मेंबरशिप ऑफ 5 साउथ ईस्ट एशियन। ये सारे मेंबरशिप के बारे में बताया हुआ है। स्ट्रेंथनिंग टाइज विद, अब इंडिया वहाँ पर क्यों जा रहा है, हमको म्यांमार जहाँ पर कू हो रखा है उसके साथ भी स्ट्रेंथन करनी है अपनी टाइज, बांग्लादेश के साथ भी टाई करनी है, क्योंकि जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन स्टेट्स है वो लैंडलॉक्ड है, मतलब वो सी से कनेक्टेड नहीं है, और उनको हमारे इंडिया कॉन्टिनेंट मेन से कनेक्ट करने के लिए हमें इन जगहों की ज़रूरत पड़ती है। म्यांमार और थाईलैंड विल ऑल्सो लेंड अपॉर्चुनिटी टू हैव अ मोर प्रोफाउंड प्रेजेंस इन इंडो पैसिफिक, तो हम इसलिए इसमें इंटरेस्टेड है। हमारी नेबर फर्स्ट पॉलिसी है कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं हम उनके साथ अपने रिलेशंस पहले ठीक करना चाहते हैं, उनको प्रायोरिटी देते हैं। जैसे कोविड की वैक्सीनेशन में भी हमने ये चीज़ को प्रेफरेंस दी थी, हमने अपने पड़ोसी देशों को पहले वैक्सीनेशन देने की कोशिश करी। सागर क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। जब पीएम की ओथ सेरेमनी हुई थी तब भी सागर जो था वो न्यूज़ में आया था। तो व्हाट इज सागर, सागर इज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है। उसके बाद ये भी इंडिया की मैरीटाइम पॉलिसी है, इस पे ज़्यादा डिटेल्स नहीं आई, ये पीएम ने बात करी थी इस पे, ठीक है ना। तो ये सागर जो है वो है। उसके बाद इंडिया ने ई वीज़ा, मेडिकल ई वीज़ा की बात करी, ठीक है ना, ये सब। पेरिस अनवेल्स द अल्टीमेट स्पेक्टाकल विद पॉम फर्वर एंड स्प्लेंडर, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या याद रखना है, ओलंपिक गेम्स 2024। अब ये तो याद हो जाएगा कि पेरिस में हो रही है, फ्रांस में हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ 33rd ओलंपिक गेम्स हैं ये, 33, ठीक है ना। और ये कहाँ पर, सेन रिवर, यहाँ पर सेन रिवर कहाँ पर है, पेरिस में है, फ्रांस में है। उसके बाद आगे चलेंगे, 8th एडिशन हुआ था यहाँ पर, 8th एडिशन जो हुआ था फ्रांस में हुआ था, 1964 में हुआ था, और ये कौन से स्टेडियम में हुआ था, येवेस डू मैनोर स्टेडियम में हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पे इन्होंने आईफल के आसपास में ओपनिंग करी, नदी को भी इन्वॉल्व किया, ठीक है। इंडिया की जो थर्ड पॉइंट क्या है, इंडिया के जो फ्लैग था वो किसने पकड़ा हुआ था, एथलीट्स टुक पार्ट इन द परेड लेड बाय, ठीक है, परेड लेड बाय, इंडिया का जो था लेड बाय पीवी सिंधु एंड शरद कमल। अब इनके फैक्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। पीवी सिंधु का क्या दिया हुआ है कि 2 टाइम्स ओलंपिक विनर, ओलंपिक मेडलिस्ट, ठीक है ना। शरद कमल जो हैं वो 5 टाइम ओलंपियन है, 5 बार ओलंपिक्स में जा चुके हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर पीवी सिंधु जो है वो बैडमिंटन की प्लेयर है, पीवी सिंधु जो है वो बैडमिंटन की प्लेयर है, और जो शरद कमल है वो टेबल टेनिस के प्लेयर है, ठीक है जी, ये है। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। Russia's Federal Security said on Friday that Dmitry Bulgakov के अगेंस्ट करप्शन के केस चलाएंगे, ठीक है ना। दिमित्री
बल्कागोव, ठीक है ना, क्या है, हैज़ बीन अरेस्टेड, करप्शन चार्जेस, ठीक है, फॉर्मर डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर अरेस्टेड करप्शन चार्जेस, ऐसा लग रहा है कि करप्शन करी है, ठीक है ना। रशिया, ये किससे रिलेटेड है, रशिया के फॉर्मर, आगे चलेंगे। ओवर 150 JIPTI वर्कर्स अरेस्टेड इन पाकिस्तान पंजाब प्रोविंस, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस बढ़ा दिए तो लोग जो है प्रोटेस्ट करें इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस इंक्रीज करने पे पाकिस्तान में। अब्बू आरा हमास लीडर इन वेस्ट बैंक डाइज इन इजरायली कस्टडी। अब यहाँ पे लिखेंगे मुस्तफ़ा मोहम्मद अब्बू आरा। देखो यार, ये नाम अपने आप में बहुत इजी है, मुस्तफ़ा मोहम्मद अब्बू आरा, ये सब हम सुनते रहते हैं, ठीक है ना। कौन है, हमास लीडर इन वेस्ट बैंक, died in इजरायली कस्टडी, ठीक है ना। Abu Ara was arrested in October and was subjected to torture and starvation, the Palestinian body and watchdog said. Starvation की भूखा मारा, खाने को नहीं दिया। India US signed agreement to protect cultural heritage. India and US on Friday signed a cultural property agreement aimed at enhancing cooperation to protect cultural heritage of both countries. Cultural property agreement prevent illegal trade of cultural property and simplify the process by which looted and stolen antique may be returned टू देयर कंट्री। अब क्या होता है कि अब हमारे यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा हिस्ट्री है, ठीक है, कोई तलवार ले गया, कोई कुछ उठा के ले गया, कोई आइडल ले गया, तो वो वापस लेके आना, अगर कोई स्टील करके ऐसे एंटीक चीज़ें ले जाता है तो आसान हो जाता है, ठीक है। यूएस के एम्बेसडर टू इंडिया कौन है, एरिक गैरसिटी, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे इंडिया यूएस sign agreement to protect cultural heritage को प्रोटेक्ट करने के लिए अग्रीमेंट साइन करा है किसने, इंडिया और यूएसए ने, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इलीगल एग्रीमेंट प्रिवेंट्स illegal trade of cultural property, और सबसे फायदेमंद चीज क्या होती है, simplify the process by which looted and stolen antique may be returned to the country of origin, ठीक है ना। तो ये है इंडिया यूएस, ये क्या है, इंडिया यूएस साइन अग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट कल्चरल हेरिटेज, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर तुम्हें ये नहीं पता है तो एक और डब्बा बना लो, सुंदर डब्बा बनाया था हमको, एक और डब्बा बना लो, और यहाँ पर हम लिखेंगे यूएस अम्बेसडर टू इंडिया एरिक गैरसिटी, ठीक है। अब आगे चलेंगे। 17 शेयर टॉप रैंक इन एज एनटीए डिक्लेयर्स फाइनल रिजल्ट फॉर नीट यूजी। 17 लोग नीट यूजी में कितने टॉपर्स हैं, 17 टॉपर्स हैं नीट यूजी में। 17 बच्चों ने 720 आउट ऑफ 720 लेकर आए हैं, तो फाइनल रिजल्ट आ गया है, रीनीट नहीं हुआ। उसके बाद गेटिंग नेवी फ्रिगेट अपराइट, तो INS ब्रह्मपुत्रा जो है उसके अंदर दिक्कत आ गई थी, आग लग गई थी INS ब्रह्मपुत्रा में, उसको वापस लेकर आने में वो कह रहा है 2 से 3 महीने लग जाएंगे, नोट करने वाला नहीं है। स्पीकिंग ऑन द 25th एनिवर्सरी ऑफ 1999 कारगिल वॉर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिफेंडेड अग्निपथ स्कीम, वो कहते हैं ये बिल्कुल सही स्कीम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 25th एनिवर्सरी ऑफ
1999 कारगिल वॉर, 1999 कारगिल वॉर, 25th एनिवर्सरी ऑफ 1999 कारगिल वॉर। आगे चलेंगे, वाई रिटेन कास्ट ने रेफरेंस इन नेम्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ रहा है कि द मद्रास हाई कोर्ट ऑन फ्राइडे क्वेश्चन द नेसेसिटी फॉर कॉन्टिन्यूइंग टू यूज कास्ट बेस्ड नेम्स इन स्कूल्स। क्या कास्ट बेस्ड नेम्स यूज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? तो उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है, इस टाइम पे वी डोंट थिंक ये नेम यूज करने चाहिए। तो इन्होंने अभी इसके ऊपर जजमेंट नहीं दिया है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते। एंड इसी बात पे हमारा जो एनालिसिस है वो हो गया। आई नो कल हमारा आधा हुआ था, बट आज जिस टाइम पे मैं ये कर रही हूँ ना, तो ये फटाफट से मुझे कर कर आपको देना है, नहीं तो लेट हो जाएगा। तो कल हम बचा हुआ करेंगे कल का। अब यहाँ पर loggery.in पर एक तो जून की कंपाइलेशन जो है वो आ चुकी है, उसका लिंक मैं आज ड्रॉप कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दूसरा जो मैंने कहा था जैन टू जून की कंपाइलेशन वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो ₹1500 में मिल रही है, उसका भी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी। ये सब loggery.in पे मिल रहा है। दैट्स इट, loggery साइनिंग ऑफ, एजुगिरी साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।